तो आज हम प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिस तरीके से पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग डीसी के बारे में पढ़े हुए हैं, तो डायरेक्ट करंट जैसे किसी सेल या बैटरी से जो धारा मिलती है वो धारा आपकी डीसी होती है और रेगुलर ऑर्डर में मिलती है। और अब हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट कैसे मिलती है। तो उसमें आपको देखना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एसी की डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, एसी होती क्या है। तो ऐसी धारा जो समय के साथ अपने मान को परिवर्तित करती रहती है, उसमें प्रत्यावर्तन होता है, उस धारा को हम एसी धारा अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। मान में परिवर्तन का तात्पर्य होता है कि एसी जो होगी, जो अल्टरनेटिंग जो प्रत्यावर्ती धारा होगी, वो शून्य से अधिकतम और अधिकतम से शून्य तथा फिर शून्य से विपरीत दिशा में अधिकतम और अधिकतम से शून्य मान को प्राप्त होती रहती है। तो यहाँ एक शब्द हमने बताया कि विपरीत दिशा में अधिकतम। तो विपरीत दिशा में अधिकतम का ये तात्पर्य होता है कि आधे चक्कर के लिए यह एक दिशा में परिपथ में फ्लो करेगी और अगले आधे चक्कर के लिए उसी परिपथ में दूसरे दिशा में विपरीत दिशा में रिटर्न डायरेक्शन में फ्लो करेगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैटर को स्पष्ट कर लेना होता है कि प्रत्यावर्ती धारा में शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य मान को एक दिशा में प्रवाहित होना और फिर अगले आधे चक्कर के लिए शून्य से अधिकतम और शून्य को प्रवाहित होना। तो इसमें यह होता है कि आधे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक दिशा में बहेगी और दूसरे आधे चक्कर के लिए परिपथ में धारा उसी परिपथ में दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, बढ़ती है। तो हम ये देखें कि किसी कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेंगे। किसी मैग्नेट को लगा करके हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये हो गया आपका ये चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें हम एक कुंडली को ले लेते हैं। तो मान लिया जाए कुंडली हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, हम आयताकार रूप में ले सकते हैं, वृत्ताकार कुंडली ले सकते हैं। तो सिंपली समझने के लिए आप एक आयताकार कुंडली अगर इसमें आप रखते हैं, तो मान लिया जाए कि यह आपकी एक आयताकार कुंडली है इस तरीके से। और यह आयताकार कुंडली के दो सिरे हम बाहर की परिपथ से जोड़ने के लिए ऐसे इसको फ्री कर देंगे। यह आयताकार कुंडली हमारी हो गई पी, क्यू, आर और एस। और ये कुंडली वायुचुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाएगी। कुछ इस तरह का होगा कि जैसे ये आपकी आयताकार कुंडली है ऐसे, और ऐसे वायुचुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। तो थ्री डायमेंशनल फिगर में दिखाने के लिए हमने इसको ऐसे दिखाया है पी, क्यू, आर और एस। अब ये इसकी एक्सिस होगी, यहीं से पकड़ के आप कुंडली को इसमें क्या करेंगे, वायुचुंबकीय क्षेत्र में आप इसको घुमाएंगे। तो ये आपका होगा कुंडली की एक्सिस, ये कुंडली की अक्ष होगी। अब इसी अक्ष के अबाउट आप कुंडली को क्या करेंगे, घुमाएंगे। ये इस तरीके से ये क्लॉकवाइज कुंडली को हम क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करके रोटेट कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ ये देखना है कि कुंडली में वैद्युत वाहक बल किस तरीके से प्रेरित होगा, कैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम ये जानते हैं कि कुंडली का जो पृष्ठ है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश आपका सरफेस एरिया वेक्टर ए होगा और इस वायुचुंबकीय क्षेत्र बी में ये रखा गया है। इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो थ्रू दैट कॉइल, इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हम फाई को मेजर करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि जो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये फाई बराबर बी डॉट ए, फाई बराबर बी डॉट ए।
जहाँ बी ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कुंडली का सरफेस एरिया वेक्टर है। तो आप ये पिछले कक्षा में वेक्टर एनालिसिस के चैप्टर में फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का कोण होता है। तो ये आपका फाई चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, इतना ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो गया। जब इसको आपने इस तरीके से रखा और इसका सरफेस एरिया वेक्टर ऐसे पास आउट कर रहा था, जब इसे हल्का सा आपने ऐसे घुमाया, जब घुमाएंगे तो घुमाने पर इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई कोण बना लेगा। सरफेस एरिया वेक्टर क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई यहाँ पर ये कोण थीटा बना लेगा। तो उस स्थिति में और इसी कुंडली को जब हम घुमाएंगे तो इसका जो कोणीय वेग होगा वो ओमेगा होगा। और हम ये मान लें कि दिए गए समय t में, गिवन टाइम t में इस कुंडली को कितना हमने घुमा दिया, थीटा कोणीय वेग से, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने दे दिया ओमेगा कोणीय वेग से। तो हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि कोणीय विस्थापन थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये कैसे क्लियर हो गया कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो विस्थापन है, इसकी दूरी है, कोणीय दूरी है, ये कोणीय दूरी बराबर कोणीय वेग इनटू टाइम समय। तो कोणीय वेग क्या है, ओमेगा, और समय कितना लगा था, टी। तो थीटा इक्वल टू हो गया ओमेगा इंटू टी। क्योंकि यहाँ पर जो कुंडली को हम घुमाएंगे तो ऑलरेडी कुंडली को मैग्नेटिक फील्ड में स्थिर रख के घुमाएंगे, स्थिर रख करके ऐसे 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 घुमाएंगे। हम इसको लीनियर वेलोसिटी नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ही रखी जाएगी, क्योंकि हमारे कुंडली के पास खाली एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी नहीं है। तो इस स्थिति में थीटा के स्थान पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओमेगा टी। तो हमारे पास फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी, ये एक्सप्रेशन मिल। यहाँ पर सारी बातें क्लियर हैं। जहाँ पर बी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वह चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें कुंडली को रखा गया है। ए कुंडली का सरफेस एरिया है और ओमेगा उसका कोणीय वेग है, कुंडली को हमने उसमें घुमाया है, और टी समय में थीटा कोण से हमने घुमा दिया है। तो ये कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज टू दैट कॉइल। इस कॉइल से क्लोज मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर आपको मिल गया ये बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हम देखें कि कुंडली में वैद्युत बल कितना प्रेरित होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे के नियम के अनुसार हम चले तो फैराडे ने ये कहा कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होती है। इसको साफ साफ आप समझेंगे कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF, माने चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो हमारे पास होगा फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार ये मिल जाएगा हमें E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई टी। यही है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होती है। अब हम यहाँ पर जो फाई निकाले हुए हैं, इस फाई को हम यहाँ रख करके उसका टाइम के साथ रेट निकालेंगे, जिसका हम डिफरेंशिएट करें तो ये मिलेगा E इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी, और ये फाई की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बी ए कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। अब बी ए किसी भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को आप बाहर कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन यह एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कि वेरिएबल पर ही काम करेगा। तो हम बी ए को बाहर करेंगे तो ये मिल जाएगा E इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए डी बाई डी टी
कॉस ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन के फार्मूले में हमें ये बात मालूम है, हम ये जानते हैं कि d/dt ऑफ कॉस ओमेगा टी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, क्योंकि d/d कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन हमारा मिलेगा E इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए इंटू माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और ये अभी हमारे पास ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन और बाकी है, तो d/dt इंटू ओमेगा टी, क्योंकि वेरिएबल हमारा t है, हम टाइम के रिस्पेक्ट में dt नीचे लगा, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसलिए हमें अपने वेरिएबल तक अपने ऑपरेटर को लेकर के जाना होगा। यहाँ पर ये आपको स्पष्ट कर लेना है कि d/dt cos ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन हुआ, तो cos ओमेगा टी का पूरा डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी हुआ, लेकिन अभी हमें अपने वेरिएबल t के पास पहुंचना है, इसलिए हम अपने ऑपरेटर को d/dt को लेकर के cos ओमेगा टी के पास जाएंगे, तो d/dt ये आपका ओमेगा इंटू टी होगा, फिर ओमेगा बाहर होगा, dt/dt समाप्त हो जाएगा। तो ये स्थिति आपको मिल जाएगी। यहाँ से ये आपका एक्सप्रेशन आगे बढ़ेगा, ये E इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए इंटू माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और यहाँ से जब ओमेगा को हम बाहर करेंगे तो dt/dt ये समाप्त हो जाएगा, पूरा का पूरा वेरिएबल हमारा डिफरेंशिएट हो गया। तो अब इस लेसन को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा E बराबर माइनस और माइनस मिल करके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा को और बी को एक साथ रखेंगे, इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपका हो गया एक्सप्रेशन नंबर 2। फैराडे के नियम से इतना EMF इंड्यूस हो जाएगा, इस कुंडली में इतना वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगी। तो अब इसमें से हम ये देखें कि मैग्नेटिक जो फील्ड में और कॉइल को रोटेट कराने से और जो EMF इसमें इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, अधिकतम मान को कब प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि B तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कांस्टेंट है, ए कुंडली की एरिया है वो भी क्या होगा, फिक्स होगा, एरिया भी कांस्टेंट होगी। ओमेगा जो रेगुलर वेलोसिटी हमने घुमाना शुरू किया है कुंडली को, तो हम जब कुंडली को ऐसे घुमाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या होगी, वो फिक्स होगी। तो ओमेगा भी क्या है, ओमेगा भी ये फिक्स है। खाली साइन थीटा ही अगर मैक्सिमम वैल्यू को दे दे तो EMF हमेशा हमें मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त हो जाएगा। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो हम ये लिखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तब हमें मिल जाएगा देन तब E इज इक्वल टू बी ए ओमेगा इंटू 1। तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू को दिया, ये तो जनरल वैल्यू है कब, ओमेगा और टी के रिस्पेक्ट में, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसको एक अलग नोटेशन से हम दिखाएंगे, इसको E0 या E0 लिख देंगे। और ये स्थिति तब के लिए है जब कुंडली में खाली बनी 1 फेरे, एक टर्म 1 नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल, कुंडली में एक फेरे के लिए है। अब कुंडली में अगर फेरों की संख्या n हो जाए तो हम इसी में क्या करेंगे, n की गुणा करके चलेंगे। तो हम यहाँ n का गुणा कर दें, यहीं से n का गुणा कर दें, तो यहाँ n की गुणा हो गई और यहाँ n की गुणा हो गई। तो हमारे पास मिला E0 या E0 इक्वल टू n बी ए ओमेगा। अब इस n बी ए ओमेगा को ले चल के हम n बी ए ओमेगा के स्थान पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक्सप्रेशन हमारा ये चेंज हो जाएगा। इस स्थिति में आपका E बराबर
इसकी जगह पे रखेंगे हम E0 साइन ओमेगा टी। ये हमें फैराडे के नियम से उस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल प्राप्त होगा, जहां E0 प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। जहां E0 इज द पीक वैल्यू, E0 अधिकतम शिखर मान, शिखर मान। E0 क्या है? शिखर मान। इसको हम पीक वैल्यू कहते हैं कि जब अल्टरनेट होगा, जब चेंज होगा तो एक स्थितियां बदलेंगी। कभी वैद्युत वाहक बल का मान 0 होगा, कभी अधिकतम होगा, कभी 0 होगा, कभी अधिकतम होगा। तो ये अधिकतम मान है आपका, ये पीक वैल्यू है। तो हमें एक्सप्रेशन आ गया E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब स्थिति को ये देखना है कि जो हमारी ये कुंडली है, इसमें वैद्युत वाहक बल का प्रेरण हो गया। वायु चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया। तो वैद्युत वाहक बल जो ये प्रेरित हुआ है, तो इसमें ये E बराबर E0 साइन ओमेगा टी की जो स्थिति प्राप्त हुई है, अब इसको हम आगे बढ़ाएं और देखें कि इसके मान किस तरीके से परिवर्तित होते हैं। तो हमें एक्सप्रेशन मिल गया आपका ये E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब E की वैल्यू ओमेगा टी पर वैरी करेगा। जहां अगर एक पूरा चक्कर हम कुंडली को घुमा दें, एक पूरा चक्कर घूमने में लिया गया समय पूरा कंप्लीट टाइम कैपिटल टी होगा, माने उसको हम आवर्तकाल कहेंगे। जब हम कुंडली को एक पूरा चक्कर घुमाएं, ऐसे एक 1 कंप्लीट राउंड अगर हम इसको घुमा दें, तो जितना टाइम टेक करेगा वो टाइम कितना होगा हमारा टी। और किस वेलोसिटी से घूम रहा है? ओमेगा। और ये 1 कंप्लीट साइकिल घूमने में कितना एंगल कवर करेगा? कवर करेगा 2 पाई। जब भी अपने अक्ष पर कुंडली एक साइकिल पूरा घूमेगी तो पूरा का पूरा कितना एंगल कवर करेगी? 2 पाई का एंगल कवर करेगी। तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन होगा कि जो आप इसे पढ़ते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो कोणीय दूरी चलेगा कितना? 2 पाई। दूरी बराबर चाल ओमेगा और गुणे समय टी। तो यहाँ से ओमेगा फ्री होगा, ओमेगा इक्वल टू निकलेगा 2 पाई अपान टी। जहाँ 2 पाई क्या है? कुंडली को 1 कंप्लीट राउंड रोटेट कराने में कुंडली के द्वारा कोणीय एंगुलर डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा है, कोणीय दूरी कितनी तय करनी पड़ी है, ये 2 पाई है। और टी टाइम टेकन बाय द कॉइल फॉर कंप्लीट 1 साइकिल, कुंडली के द्वारा एक साइकिल कंप्लीट कराने में कितना टाइम टेक किया गया है, वो है कैपिटल टी। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी है जो कि अपनी एक्सिस की कॉइल को घुमाया गया है। तब हमारा ये एक्सप्रेशन ये चेंज होगा और ये मिल जाएगा वैद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा के स्थान पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। अब इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि टी को बारी बारी से देखें, ये केसेज अप्लाई करें। केसेज में हम पहली केस अप्लाई करें और ये कहें कि शून्य समय पर क्या होगा। हमने ये कहें कि इफ टी इज इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 0, देन यहाँ पर टी 0 रखेंगे तो कितना वैद्युत वाहक बल मिलेगा? E बराबर E0 साइन 2 पाई बाई टी इंटू 0। ये पूरा साइन 0 हो जाएगा। E बराबर E0 और साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 बराबर 0। तो E बराबर आपको मिला E0 इंटू 0, या प्रेरित वैद्युत वाहक E बराबर मिल गया 0। माने ये जब शून्य टाइम पर है, हम बिल्कुल कुंडली को रोटेट नहीं कराए हैं, टी इक्वल टू 0, तो कुंडली में कोई वैद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। अब हम कुंडली को रोटेट कराना चाहते हैं, टी बराबर 0 पे है, तो हम ये स्थितियां कुंडली के टेक करेंगे। इतना एक चौथाई चक्कर, पूरा चक्कर कंप्लीट करने में समय लगेगा कितना? टी।
और ये 0 की स्थिति है। इसको हम क्या करेंगे, जब 1/4 राउंड को कवर करेंगे तो ये t/4 होगा, आधा घुमाएंगे तो हमारा t/2 होगा, और आगे और घुमाएंगे तो 3t/4 होगा, फिर कंप्लीट टी टाइम हो जाएगा। ठीक, तो दूसरी केस अब हम अप्लाई करेंगे और दूसरी केस में देखेंगे क्या स्थिति बनती है। तो पहली केस की घटना हमारे पास इस लास्ट एक्सप्रेशन यही है, E बराबर E0 sin 2π/t इंटू स्मॉल t। सेकेंड केस हम अप्लाई करेंगे, तो सेकेंड केस में बोलेंगे if t इज इक्वल टू t/4, मीन्स हम क्या करेंगे, तो उसको 1/4 चक्कर घूमने में उसका जो समय लगा है वो t/4 होगा। तो अब देखेंगे कि t/4 टाइम बाद कितना वैद्युत वाहक बल उसमें प्रेरित होता है। तो E इज इक्वल टू E0 ये साइन 2π/t इंटू t/4, t से t कैंसिल आउट होगा, ये 2 कैंसिल बनेगा। E इज इक्वल टू E0 साइन π/2, साइन π/2 मीन साइन 90, तो साइन π/2 मीन साइन 90, तो साइन π/2 बराबर 1, तो E बराबर E0 इंटू 1, तो E बराबर E0। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि E0 को हम E0 भी कहते हैं या E0 कहते हैं, जनरली आप E0 कह सकते हैं इसको। तो अब 1/4 साइकिल घुमाने में जो EMF इंड्यूस हुआ है वो E0 मैक्सिमम वैल्यू, इसके पीछे हमने बताया था यहाँ पर कि E0 इक्वल टू BA ओमेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF है। इसका मतलब 1/4 साइकिल अगर हम कॉइल को घुमा दिए तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान E0 ये मिल जाएगा। अब फिर हम नेक्स्ट केस में इसको लेना चाहते हैं, तो इफ t इक्वल टू हाफ साइकिल में चले जाए तो t/2, माने हम हाफ साइकिल घुमा दिए हाफ टाइम पीरियड में, तब हमारे पास ये मिल जाएगा, ये देन तब ये कितना EMF इंड्यूस होगा, E इक्वल टू E0 साइन 2π/t इंटू t/2। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा E इक्वल टू E0 साइन π। और आप ये जानते हैं कि साइन पाई साइन 180 इक्वल टू साइन 180 इज इक्वल टू 0, साइन 180 इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू E0 इंटू 0, तो E इक्वल टू क्या मिल गया आपको 0। ठीक है, तो अब फिर हमने केस लें और आगे बढ़े, देखेंगे क्या स्थिति बनती है। अब हम इस कुंडली को आगे घुमाएं और अगले थर्ड उसके सिस्टम में चलें, अगली केस। तो हम ये कहें कि इफ t इज इक्वल टू 3t/4 देन तब क्या होगा, E इज इक्वल टू E0 साइन 2π/t इंटू 3t/4। ये t से t कैंसिल आउट हुआ, 4 से ये 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, ये E इक्वल टू E0 साइन, और ये बचेगा आपका 3π/2, साइन 3π/2 मीन्स आपका ये हो गया 3π/2, ये 3 गुणे 180/2, 2 ये कट गया 90, माने 270। ये कितना हुआ 270, तो साइन 270 साइन 270 इक्वल टू -1, साइन 270 मीन -1, तो हमें मिल गया E इक्वल टू E0 और इंटू -1, तो E इक्वल टू -E0, E इक्वल टू -। देखिए अब E0 पीक वैल्यू है,
जहाँ निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अब वो रिवर्स हो चुका, वो घूम गया, वो माने कि पहले आधे चक्कर के लिए ये पीक वैल्यू को टेकअप किया था, आधे चक्कर के लिए ये पीक वैल्यू को टेकअप किया था। ये जब आपने इतना आप गए थे, जब ये स्थिति थी T/4 पर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू को टेकअप किया था। अब वो रिवर्स हो गया। शुरुआत में हमने ये कहा था कि इस तरीके की धारा होगी, इस तरीके का वैद्युत वाहक बल होगा कि शून्य से अधिकतम मान को तथा अधिकतम मान से शून्य को प्राप्त करेगा, फिर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम मान को, अधिकतम मान से शून्य को प्राप्त करेगा। इसका मतलब अब कुंडली उसकी दिशा क्या होगी, अब उसकी दिशा विपरीत हो गई है और विपरीत दिशा में अधिकतम मान E0 को वो प्राप्त कर चुका है। जैसे ये कुंडली हो, देखिए इसमें ये तार हो गया, ये आपको ये तार दिखाई दे रहा है जैसा कि हमने फिगर बनाया था, ये देखिए ये तार है। तो जब हम आधे चक्कर, जब वो पीक वैल्यू यहाँ की स्थिति में होंगे E=E0 में जब पहुंचे हैं, इसका मतलब इसमें एक डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू को टेकअप किया है, और जब यहाँ पहुंचेंगे इसका मतलब यहीं पे ये डायरेक्शन क्या है, चेंज हो गया। उसका वैल्यू निगेटिव होने का मतलब होता है कि वो कम नहीं हुआ, उतना ही हुआ। निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द रिवर्सिबल डायरेक्शन, निगेटिव साइन उसके डायरेक्शन को रिवर्स को बता रहा है। तो इस हाफ साइकिल की ये स्थिति है। अब हम कंप्लीट साइकिल पर चले जाएं और ये देखें जो स्थिति बनेगा आपका नेक्स्ट जो केस होगी, ये T इक्वल टू कंप्लीट T, वन कंप्लीट साइकिल के लिए पूरा टाइम आपने कवर कर लिया। और उस स्थिति में हम या वैद्युत वाहक बल को देखें तो E=E0 sin 2π/T into T, T से T कैंसिल आउट, E = E0 sin 2π, और sin 2π की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आपको मिल गया E=E0 into 0, तो E = 0। अब देखिए रिवर्स कंडीशन में पीक वैल्यू के बाद फिर वो 0 हो गया। तो इन वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम इसमें जो कुंडली में हमारे EMF इंड्यूस्ड हुआ है, उस EMF को, इसके ग्राफ को हम प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये देखना चाहें, तो हमारे पास इस तरीके की एक साइन तैयार हो जाएगी। और इसमें हम टाइम को चेंज किए हैं, एक बार लिए हैं T = 0, और एक बार लिए हैं T/4, एक बार लिए हैं T/2, और एक बार लिए हैं 3T/4, और एक बार कंप्लीट T। ठीक है। और इसके लिए जो EMF हमें मिला है वो T=0 पर 0, और ये T/4 पर हमें मिला होगा E0, और फिर ये T/2 पर ये हमें ये 0 से पीक वैल्यू फिर 0, और फिर T/4 पर -E0, और इस पर मिला होगा 0। ये वैल्यू मिली हुई है। तो इसके आधार पर अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो देखिए ये स्थिति बनाएगा वो, ये ऐसे, ये 0, और ये हमारा T/4, और ये हमारा T/2, और ये 3T/4, और ये कंप्लीट T। ये टाइम का वेरिएशन हो गया, और ये हमारा हो गया इंड्यूस्ड EMF का, क्योंकि ये ऊपर नीचे प्लस माइनस दोनों मिला हुआ है। तो ये T/4 पर E0 पीक वैल्यू मिला है, ग्राफ इससे ऊपर नहीं जा रहा है, ये E0 ये पीक वैल्यू मिला हुआ है। T/2 पर फिर EMF जो इंड्यूस्ड हुआ है वो 0 हो गया। फिर 3T/4 पर ये अपोजिट डायरेक्शन में ये -E0 मिला, इसमें पीक वैल्यू हुआ। फिर कंप्लीट एक साइकिल हो गई, तो पूरा ये हमारा फिर 0 हो गया। तो हम ये कहेंगे इन वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में हाफ साइकिल के लिए, ये आधे साइकिल के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू से 0, अगले आधे साइकिल के लिए भी मैक्सिमम वैल्यू से 0 हो रहा है, लेकिन अगले आधे हाफ साइकिल के लिए सिर्फ निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, इसका डायरेक्शन अपोज हो जाएगा। जैसे ये स्थिति मैं बार बार दिखा रहा हूं,
यहाँ पर कि जैसे कुंडली को हमने ऐसे घुमाया, एक सिरा कुंडली का, ये तार जो बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा है, एक सिरा आपका ये बाहर परिपथ में जोड़ने के लिए बनाया जाता है, ये बाहर। तो इस तरीके से जब हम घुमाएंगे इसको कुंडली को ऐसे लिए हैं एकदम, ये आपका t बराबर 0 वाले टाइम पर है, ये यहाँ पर है ये। इसके बाद में हम इस केस में चले गए, तो हमने इसको इतना घुमा दिया, ये देख रहे हैं कि जब हम ये लिए हैं, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे करके ये 1 कंप्लीट साइकिल में आ जा रहे हैं। तो एक बार ये पीक वैल्यू 0 को टेकअप करता है, तो मतलब एक बार अगर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा तो अगली बार फिर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। आइए माइनस साइन का यही आप क्लियर कट सिस्टम समझेंगे। तो इस तरीके से कि प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत पहले हम लोगों ने ये सीखा कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज कैसे उसमें क्रिएट, प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल वो कैसे क्रिएट होता है। तो अगर हम जो कुंडली को टेकअप किए थे, जो कुंडली को लिए हुए थे, अब उस कुंडली को हम किसी बाहर परिपथ से जोड़ देना चाहें, ये स्थिति देखें। अगर कुंडली को हम किसी बाहर परिपथ से जोड़ेंगे तो क्या स्थिति देगा। जैसे अभी आपने देखा कि कुंडली जो ली गई थी वो इस तरीके से हमने कुंडली को टेकअप किया था, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉइल आपने लिया, इसकी एक्सिस से इसी ग्राउंड आप ऐसे क्लॉक पर घुमा रहे हैं, ये मान लिया P Q R और S। अब जो कुंडली में ये जो 2 सिरे फिरे हैं, जो 2 तार, ये तार मोड़ कर ऐसे बनाया गया है, जो ये दोनों सिरे फिरे हैं, तो इस कुंडली में EMF यूज हो गया। इस कुंडली बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ कि इस कुंडली में वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया। तो वैद्युत वाहक बल जैसा शब्द हम सेल के लिए भी लगा चुके हैं। कोई जब सेल आप पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम ये बताए थे कि सेल का वैद्युत वाहक बल होता है, और ये सेल को अगर बाहर किसी परिपथ में हम जोड़ दें, इस तरीके से जोड़ देते थे, इस तरीके से बाहर किसी परिपथ में जोड़ दें तो सिरों के बीच में ये वोल्टेज क्रिएट कर देता है। ये सेल हमारा क्या कर देता है, वोल्टेज पैदा कर देता है, विभवांतर कर देता है। ठीक इसी प्रकार से इस कुंडली में वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया, तो ये बाहर हम किसी परिपथ में, हमारे पास ये बाहर कोई परिपथ है, अब इसके सिरों को ले जा करके हम इसमें और इसमें ऐसे जोड़ दें तो ये सिरों के बीच में ये क्या करेगा, ये वोल्टेज पैदा कर देगा। और जो वैद्युत जिस तरीके से वेरिएशन हमारे वैद्युत वाहक बल में होगा, उसी तरीके से वेरिएशन इस बाहर परिपथ में जब जोड़ेंगे तो इनके सिरों के बीच इसी तरीके से वेरिएशन होगा। तो जहां पर हम ये एक्सप्रेशन पाते थे E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, सिर्फ इसी के कैरेक्टर के हिसाब से इसके बीच का वेरिएशन होगा, ये V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। जहां ये V0 जो बाहर परिपथ में हम कुंडली के सिरों को जोड़ेंगे, इनके सिरों के बीच में वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ इसका पीक वैल्यू होता था, वैद्युत वाहक बल का पीक वैल्यू होता था, यहाँ इसके बीच वोल्टेज का पीक वैल्यू होगा V बराबर V0 पीक वैल्यू होगा V0 साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों में आपको साफ अंतर समझना है कि E बराबर E0 साइन ओमेगा टी कुंडली की प्रॉपर्टी है, ये कुंडली में क्रिएट हो रहा है, और कुंडली के सिरों को जो बाहर किसी परिपथ से हम जोड़ेंगे, बाहर किसी परिपथ से ले जाकर के हम जोड़ देंगे, तो उस जिस परिपथ में जोड़ेंगे, जिस तार के सिरों के बीच जोड़ेंगे, जिस आप सिस्टम के सिरों के बीच जोड़ेंगे, उस परिपथ के सिरों के बीच में अपने ही कैरेक्टर का विभवांतर पैदा करेगा, जिसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलेंगे। जैसे ये कुंडली आपकी है इस तरीके से, और यहाँ पर ये देखिए, ये कुंडली हमने बनाया, तार का एक सिरा ये है, ये और दूसरा सिरा ये है, ये सिरा यहाँ पर ये साफ साफ आप इस बात को देख सकते हैं कि इस कुंडली को हमने ऐसे आपको दिखाया। एक सिरा ये देखिए कुंडली का, ये सिरा ये फ्री है और एक सिरा ये फ्री है। तो ये सिरे फ्री क्यों छोड़े गए?
इस सिरे को किसी बाहर की परिपथ में हम जोड़ करके काम लेंगे उससे। तो इसको जब बाहर के परिपथ में हम जोड़ेंगे, इसको ले जा करके इस तरीके से, तो जैसा कैरेक्टर कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल का होगा वैसा कैरेक्टर इन सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का होगा। तो अब इनके सिरों के बीच में जो विभवांतर पैदा हुआ इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलेंगे। और जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज सिरों के बीच पैदा हो जाएगा तो उसी हिसाब से उसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा, तो उसको हम प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। जैसा कैरेक्टर वोल्टेज का होगा वैसा ही कैरेक्टर धारा का भी होगा। तो धारा हमें ये मिल जाएगी I बराबर I0 sin ओमेगा t। ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और ये आपका प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल है। ठीक, ओके।